Good evening. Good evening, ma'am. Good Good evening, ma'am. evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good Okay, evening, we'll ma'am. wait for 2 more minutes and then we will start our class. Okay, ma'am. Okay. Okay, so let's start. Yes, ma'am. So आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी। आपका डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसमें से आपको 25 मार्क्स अटेंड करना है। तो आपका 12th में जो आप सिलेबस पढ़े हो, मतलब सिलेबस वही है बेसिकली, बट आपको एक डिफरेंट अप्रोच में पढ़ना होगा, जैसे कि आपसे क्वेश्चंस बन जाए, है ना। तो सिलेबस हम पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास में पहले हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ना है हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो पहले हम थोड़ा स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो जो चैप्टर्स हैं, हम पहले उन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स और सारे फार्मूला मतलब एक चैप्टर्स के पहले खत्म कर लेंगे। फिर उस चैप्टर पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं क्लासेस में आपके क्वेश्चंस जितना हो सकेगा डिस्कस कर लूंगी। आपको होमवर्क के लिए और ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स भी मिल जाएगा आपको, जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स मिल जाएगा। फिर आपको जो होमवर्क दिया जाएगा आपको घर पे अटेंड करना है, उनको ट्राई करना है। जो नहीं बनते हैं आपको लाइव क्लासेस में पूछना है। ओके। Okay, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो सिलेबस में हमारा मेनली क्लास 12 का ही सारे चैप्टर्स हैं। आप सबको पता है क्लास 12 में क्या क्या था। हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, आपका टोटल 10 यूनिट्स है, ठीक है। 10 यूनिट्स हैं टोटल। और उसमें से पूरे 5 यूनिट्स, मतलब शुरू शुरू के 5 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को लेकर ही है। पहला आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब सबको पता है, अगर चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे अगर है, तो उसके लिए जो हम मतलब उसके रिलेटेड जो फेनोमेना सारे पढ़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। उसपे क्या क्या आ जाता है, चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज अगर कंजर्व्ड रहता है तो क्यों कंजर्व्ड रहता है, कैसे कंजर्व्ड रहता है, उसके लिए क्या क्या होता है। दो चार्ज अगर है तो उनके बिटवीन फोर्स क्या है, Q1 Q2 दो चार्ज अगर हो गए तो उनके बीच, इनके बिटवीन फोर्स क्या आ जाएगा, इंटरेक्टिव फोर्स क्या होगा, है कि नहीं। और फिर अगर 3 चार्ज आ गए तो उसके लिए क्या फोर्स होगा उनके बीच में। देखो लिखा है आपके सिलेबस में, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज आ गए तो क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस 3 आ गए, 4 आ गए तो क्या होगा। आपके प्रॉब्लम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, ऐसे मतलब पूछेगा आपको कि अगर 2 चार्ज है तो वहां पे आप कूलॉम फोर्स निकालिए, डायरेक्शन के बारे में पूछेगा। तो हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर फील्ड के बारे में, फील्ड क्या हो जाता है, अगर चार्ज है एक पॉइंट पे, अगर एक चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक फील्ड होता है। उसके सराउंडिंग में उस चार्ज के इफेक्ट के लिए एक फील्ड जनरेट होता है कि नहीं। तो वो जो अगर एक फील्ड डेवलप होता है तो उसका एक इंटेंसिटी होता है कि इतना इंटेंसिटी का एक फील्ड है। तो फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लाइन्स ऑफ फोर्स, हम सबने सुना है एक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। कौन बता सकता है डाइपोल क्या होता है। System of equal and Two opposite. equal.
यस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। Small ठीक है, distance. फिर अगर ओके तो अगर डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको लेके हम अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको लेके उसके ऊपर हम लेके एक डाइपोल रख देते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, ये सब हमें पढ़ना है। ये देखिए, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, यहाँ पे एक नया चीज आएगा जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स के बारे में देखेंगे। गॉस थ्योरम फ्लक्स को लेके आ जाएगा, उसको देखेंगे। फिर उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, मतलब अलग अलग चीज, ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर से। फिर आ जाएगा कंडक्टर और इंसुलेटर, और उसमें हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस मतलब अलग अलग कैपेसिटर अगर हम कंबाइन कर रहे हैं एक सिस्टम में, तो उधर मतलब नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। बस ये हो गया हमारा अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या क्या होता है। नेक्स्ट आपका यूनिट आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सारे लिंक्ड हैं, आपके सारे यूनिट्स लिंक्ड हैं। आप पहले यूनिट के मतलब कुछ कुछ हैं जो लिंक्ड नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जो भी 5 यूनिट है, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। करंट में क्या हो जाएगा, करंट कब पैदा होता है, जब चार्ज मोशन करने लग जाता है। अगर चार्ज मोशन करने लग जाए तो हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। करंट और चार्ज का रिलेशन क्या होता है, कौन बता सकता है। Directly. I I is डायरेक्टली equals to डिफरेंस Q by T. I इक्वल टू क्यू बाई टी। वेरी गुड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट। यहाँ पे चार्ज रेस्ट में था पहला यूनिट में, सेकेंड यूनिट में चार्ज मोशन में आ गया। अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या क्या होता है, हमने पहले यूनिट में देख लिया। अगर वो मोशन में आ गया तो क्या क्या होगा, वो हम एंटायरली सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, पर इलेक्ट्रिसिटी को लेके ही जो है वो सब पढ़ेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके जो है वही आएगा यहाँ पे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ आएगा, पोटेंशियोमीटर आएगा, ये सब कुछ कुछ चीजें, ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल चीजें हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में उतना ज्यादा मतलब कंटेंट नहीं है, हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे आई होप। फिर उसके बाद आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स, किसका, करंट का। हम सेकेंड यूनिट में क्या देखें कि अगर चार्ज मूव करने लगा, मोशन में आ गया, तो उसके लिए हमें क्या मिला, करंट मिला। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसके सराउंडिंग में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, अगर चार्ज रेस्ट पे है, बताइए तो। Ma'am, please repeat the question. नहीं मिलता. no ma'am. नहीं No, मैम, नहीं ma'am. मिलता. अगर चार्ज रेस्ट पे है तो ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये था कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है या मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। हमें अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अगर चार्ज मूव करने लग जाए और अगर करंट आ जाए तो उसके इफेक्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वो चार्ज मूव करने लग जाए तो ही हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। इसीलिए देखिए आपका यूनिट का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, किसका, करंट का। यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है। तो हमें उसको लेके जो लॉज हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ है, अलग अलग सिस्टम आ गए, एम्पियर्स लॉ है, अलग अलग सिस्टम्स आ गए, तो उसके लिए क्या कैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, टोरॉइड हो गया, सोलेनॉइड हो गया, ये सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर आपका ये यहाँ पे हम अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे देखिए दोनों कंबाइन हो गए, दोनों कंबाइन हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। यहाँ पे भी ये जो 4 और 5 नंबर यूनिट आपका है, यहाँ पे आपको दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है और मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है, अगर मतलब टाइम वेराइंग नेचर हम उसका नहीं देख रहे हैं, सपोज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं, पर टाइम के हिसाब से वो कैसे वेरी कर रहे हैं अगर हम वो नहीं देख रहे हैं, तो हम ये सोच के चल सकते हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। कौन दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट
वो तो टाइम के साथ वेरी कर सकते हैं ना। नेचर को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो दोनों टाइम के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, तो हमें उनको टाइम के हिसाब से अगर वेरी कर रहे हैं तो क्या क्या होगा वो भी पढ़ना होगा। तो वो हम इन दोनों यूनिट में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या डिफरेंस हुआ पता चला। पहले 3 यूनिट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इंडिपेंडेंट लेके चल रहे थे, मतलब उन दोनों का इंटरडिपेंडेंस को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। पर 4th यूनिट एंड 5th यूनिट में क्या होगा, हमें उनका टाइम वेरिंग नेचर कंसिडर करना है। इसीलिए हमें एक ही साथ, मतलब कोई अगर करंट अगर कहीं पे फ्लो कर रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा क्योंकि चार्ज तो है ना जो कि मूव कर रहा है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो हमें इन दोनों के इफेक्ट को कंसिडर करना है इन दोनों यूनिट में। आपको अभी सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ज्यादा भास्ट लग रहा होगा, बट उतना भास्ट आपको मतलब लगेगा नहीं जब हम एक एक चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। सो आराम से सुनिए, हम बहुत ही जल्दी एक चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके सारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारा थोड़ा ज्यादा डिटेल और बड़ा बड़ा मतलब भास्ट दिया है सिलेबस में। तो 2 पार्ट में ये दिया गया है। पहला हो गया रे ऑप्टिक्स, यहाँ तक देखिए आपका ये हो गया रे ऑप्टिक्स, और यहाँ से हो गया वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में आपका क्या क्या फिनोमेना हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, डिस्पर्सन भी पढ़ेंगे, और हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ कुछ मतलब जो आई के डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब ज्यादा डिटेल नहीं, जस्ट जनरल डिफेक्ट्स। मायोपिया जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया ये भी कॉमनली देखा जाता है, लेंस के यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा रे ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हम मेनली 3 फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सेकंड, एंड पोलराइजेशन थर्ड। बस ये 3 फेनोमेना के बारे में हमें पढ़ना है और उनके रिलेटेड फॉर्मूलास याद रखने हैं और प्रॉब्लम्स करने हैं। ये हो गया ऑप्टिक्स। नेक्स्ट आएगा आपका 7th यूनिट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये किसको लेके है, ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है। ये सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे शॉर्ट और सबसे इजी यूनिट है। ठीक है, इस यहाँ पे आपको क्वांटम का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इस चैप्टर में 12th क्लास में आपको क्वांटम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि क्वांटम हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों नेसेसरी है। पहले तो क्लासिकल मैकेनिक्स था, फिर क्वांटम हमें क्यों जरूरी मतलब हो गया, हमें क्यों क्वांटम के बारे में फिर पढ़ना पड़ा, क्यों उसके रिलेटेड फिर स्टडी करना पड़ा, क्यों उसके थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़े, क्या मतलब डेफिशिएंसी और इनएडिक्वेसीज थे क्लासिकल मैकेनिक्स में। इन सब का इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर में मिल जाएगा। बट यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है आपको। इस चैप्टर में बस 2-3 फॉर्मूला, 2-3 डिपेंडेंस मतलब ग्राफ टाइप डिपेंडेंस, बस उतना ही याद रखना होगा। ठीक है, हम इस चैप्टर को पहले डिस्कस कर लेंगे। जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं वो उनको हम पहले खत्म कर लेंगे। ठीक है, जो मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर सबसे ज्यादा मुझे लगा कि ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आज पहले आपको वही पढ़ाऊंगी ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो, आपको थोड़ा पढ़ने में मजा आए, है ना। नेक्स्ट हो गया आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं। हम पढ़ेंगे क्या, एटम्स के बारे में और न्यूक्लियाई के बारे में। रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या मतलब इमिशन होता है, रेडियो एक्टिव इमिशन होता है ना, क्या क्या इमिशन होता है। अल्फा बीटा अल्फा है। गामा। अल्फा बीटा गामा। इनमें से पार्टिकल कौन कौन सा है और रे कौन सा है, यहाँ पे लिखा है ना, अल्फा अल्फा बीटा पार्टिकल्स और रे। पार्टिकल है। अल्फा रे। अल्फा बीटा पार्टिकल है एंड गामा रेज है। वेरी गुड। रे है। मास डिफेक्ट भी पता है, बाइंडिंग एनर्जी भी पता है सबको, हमें बस उनके फॉर्मूलास रिकॉल करना है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन क्या होता है हम सबको पता है। सन में कौन सा फिनोमेना होता है, फिजन होता है या फ्यूजन होता है। दोनों। Fission. ये ये हो गया कंफ्यूजन, कोई बोल रहा है दोनों, कोई बोल रहा है फ्यूजन, फिर फ्यूजन। बताओ क्या होता है। फ्यूजन में। Fission होता है। फ्यूजन मैम। कौन दोनों बोल रहा था।
अच्छा कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में तो हमें जाना ही है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले एटम को लेके कौन सा मॉडल आया था? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा उसके बाद? रदरफोर्ड फिर? अल्फा स्कैटरिंग, हाँ फिर? बोर्स मॉडल, बोर। तो ये जो मैं अभी बता रही थी कि क्वांटम आ गया, क्वांटम कौन से मॉडल में आता है? बोर्स मॉडल। बोर्स बोर्स मॉडल। मॉडल में आता है। बोर्स वेरी मॉडल। गुड, बोर्स वेरी गुड। मॉडल। सारे सारे तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से इंटरेक्टिव होना चाहिए हमारा क्लास, है ना? तो ये देखिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेक्स्ट चैप्टर। तो ये हो गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को मिला के एक है चैप्टर, है ना? बैंड स्ट्रक्चर मतलब एनर्जी बैंड क्या होता है, सॉलिड्स में एनर्जी बैंड क्या होता है, उसके बेसिस में हमें सिर्फ क्वालिटेटिव आइडियाज ही लेना है, वो लिखा है, ज्यादा मुश्किल में हमें नहीं जाना है, वो बता रहा है, ठीक है? और कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो होता है वो एनर्जी बैंड के हिसाब से कैसे हम उनको मतलब क्लासिफाई करते हैं, और ट्रांजिस्टर क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होता है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि बैंडविड्थ क्या होता है, मतलब वो जो स्काई वेव प्रोपागेशन, स्पेस वेव प्रोपागेशन, बस कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लेना है यहाँ से, ठीक है? तो हमारे सारे यूनिट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें सारे यूनिट्स कवर करने हैं। तो मैं क्या बोल रही थी, सबसे पहले हम ये वाला यूनिट पढ़ेंगे आज, ये वाला यूनिट हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो हाँ, ये एक और बात, आप सब अपना पेन और पेपर साथ में लेके बैठिएगा, जो मैं बोलूं आपको प्रॉब्लम करना है तो आपको उस प्रॉब्लम को कॉपी में करना है और आंसर भी करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको मतलब ऑनलाइन क्लास ही तो कर रही हूँ तो सो के पढ़ लेती हूँ, ऐसा मत करना, नहीं तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग तो इफेक्टिव भी होना चाहिए ना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, जो जो आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? तो सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठ गए? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। तो हमें पहले क्या पढ़ना था सिलेबस में, अभी हम देखिए, हमें पहले पढ़ना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है सबसे पहले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जाना होगा, और इसके अंदर जो फेनोमेना है उसको थोड़ा क्वांटम मैकेनिकली समझना होगा, ठीक है? नेक्स्ट आएगा हमारा हर्ट्ज रेनाल्ड ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसके एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, ठीक है? इसके ऑब्जर्वेशन को लेके ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ बना था, लॉ। तो हमें बस उस लॉ का कंक्लूजन निकालना है यहाँ से, ठीक है? इस ऑब्जर्वेशन से हमें बस देखना है कि अगर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को लेके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डील कर रहे थे तो क्या क्या एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे थे, और अगर हम उसको क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्राइब करने लगे, जो कि आइंस्टाइन ने आइडिया दिया था, तो हमें मतलब क्या क्या फायदा हुआ, हम कैसे सक्सेसफुली उसको एक्सप्लेन कर पाए, वो ही देखना है हमें। नेक्स्ट आएगा हमारा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जिससे मतलब एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का मिल जाएगा, यही मतलब ये इक्वेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसके अलावा यहाँ पे जितना लिखा है, इसके अलावा हमें 2-3 ग्राफ्स देखने होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ग्राफ्स में जहां तक ऑब्जर्व की हूँ फ्रिक्वेंटली पूछ लेता है, ठीक है? वो ग्राफ्स बस आसान से 2-3 ग्राफ है वो पूछ लेता है कहीं कहीं, वो ग्राफ के हिसाब से अगर ना भी पूछे तो आपको एमसीक्यू के हिसाब से डिपेंडेंस लेके पूछ लेता है, ठीक है? डिपेंडेंस लेके, डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस अगर हम इस क्वांटिटी को दुगना कर देंगे तो ये क्वांटिटी कैसे इफेक्टेड होगा, ऐसा क्वेश्चंस कुछ कुछ आ जाते हैं, हम देखेंगे डिटेल में देखेंगे फिर। नेक्स्ट आएगा हमारा मैटर वेव। मैटर वेव का क्या मतलब है कि अगर एक पार्टिकल है, मैटर मतलब क्या, पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, क्वांटम में यही होता है, डुअल नेचर। टॉपिक का नेम क्या है, डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। यहाँ पे लिखा है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है, तो उस वेव के साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगा,
तो उन उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हमें ये पता करना होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम यही पता करेंगे। बस इसी को लेकर डी ब्रोगली रिलेशन बना है। ये जो रिलेशन मैं पूछ रही थी आपको अभी, इसी रिलेशन को लेकर डी ब्रोगली रिलेशन बना है। एक सेकंड, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो डी ब्रोगली ने क्या किया था, थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो नेसेसरी था। तो ये जो डिवीजन गार्मर एक्सपेरिमेंट है, जिसका कि हमें एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स में नहीं जाना है, ओमिटेड लिखा है, बस वही उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। हम उसके कंक्लूजन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आते हैं हम टॉपिक पे। सॉरी, हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पहला क्वेश्चन यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। सपोज एक मेटल सरफेस है, ये क्या है, एक मेटल सरफेस है, क्या है, मेटल सरफेस है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। फोटो मतलब क्या, लाइट, लाइट हम यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक मेटल सरफेस है, मेटल कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर। वेरी गुड। अगर वो कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर है तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारा एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सेल्स होते हैं, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, है ना, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अगर वो कंडक्टर है तो वो कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इस मेटल सरफेस में, जो एटम होंगे, उस एटम के वैलेंस सेल में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पे जो लाइट आ रहा है, इसका सपोज एनर्जी एच न्यू है, एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है सपोज, तो ये क्या करेगा, इससे वो एनर्जी एक्वायर कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे वो एनर्जी एक्वायर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फोटोन आया, लाइट होता है ना, तो वो फोटोन आएगा, ये अपना एनर्जी इसको दे देगा। तो ये पहले लूजली बाउंड था, है ना, ये पहले लूजली बाउंड था, तो ये अभी एनर्जी मतलब उसको मिल गया, तो वो एक्साइटेड होके वो क्या करेगा, वो पूरा मतलब खुला हो जाएगा। लूजली बाउंड था पहले, अभी वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, तो वो मूव कर सकता है। तो वो अगर लूजली बाउंड जो था, मतलब पहले फ्री होने के लिए कुछ एनर्जी खर्चा कर लेगा, उसको हम W0 ले लेते हैं। कुछ एटम वो कर लिया, वो क्यों कर लिया, वो लूजली बाउंड जो था वो फुल्ली फ्री होने के लिए कुछ एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है, उसको मिला कितना, एच न्यू मिला था। ठीक है, उसने खर्चा कितना किया, जीरो उसने खर्चा कर लिया, बाकी जितना बचा उसका वो क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा। अगर वो मूव करने लग गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव करने लग गया तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, करंट मिलेगा, है ना। तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टर्म समझ में आ गया। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, इट इज द फेनोमेना, यहाँ पे क्या होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुआ। कब हुआ, व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिखा है, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, अगर हम उतना एनर्जी का नहीं देते, लाइट जो दिए हैं हम वो इतना एनर्जी का नहीं देते, तो वो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता था। हम उतना एनर्जी का दिए हैं इसीलिए वो जा सका। ये सुइटेबल फ्रीक्वेंसी को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमें मिलेगा, आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो अगर उसको उसके ऊपर हम लाइट गिरा रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, इमिटेड हो रहा है फ्रॉम मेटल सरफेस, जिसके कारण हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। बस यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमें देखना है कि इन दोनों ने क्या किया था, लिनार्ड और हर्ट्ज ने क्या किया था, बस शॉर्टली देखना है। ठीक है, पहले हर्ट्ज ने थोड़ा उसको मतलब कम डिटेल में गए थे, फिर लिनार्ड ने उसके ज्यादा डिटेल में जाके पूरा कंक्लूजन दिए थे। ठीक है,
तो सेटअप में हमारा क्या है, देखिए लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट है ये पूरा सेटअप लिनार्ड ने बनाया था। हर्ज बस उसको थोड़ा ऑब्जर्व किए थे और बेसिक आइडिया दिए थे, ठीक है। ये सेटअप में क्या है, एक इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये एक क्वार्ट्ज ट्यूब है, ये जो दिख रहा है ना ये एक ट्यूब है जहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स है, ये एक इलेक्ट्रोड है सी, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है डी। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स का मतलब सबको पता है, मतलब प्लेट्स ही है जहां से हमें अगर हम उसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो हमें वहां से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, अगर उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है ना। इलेक्ट्रोड से कैथोड एनोड सबको पता है, आप सब 12th के मतलब Yes, पढ़े तो हो ही। Yes, Yes. तो which are connected to a variable voltage source, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, एक बैटरी है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, बैटरी ही है। तो हम अगर इसका वोल्टेज कम करना चाहे या ज्यादा करना चाहे, इसको सब हम सपोज हम नेगेटिवली चार्ज करना चाहे या पॉजिटिवली करना चाहे, वो सब हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेस को हम फॉल करवा रहे हैं, कहाँ पे, ये जो सी है यहाँ पे, ये एक मेटल प्लेट है सी, यहाँ पे हम फॉल करवा रहे हैं। ये देखिए यूवी रे है, यहाँ पे ये लाइट जाके गिर गया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे क्योंकि ये मेटल प्लेट है। हम अभी अभी बेस समझे, यहाँ पे हम अभी अभी बेस समझे कि क्या हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पोटेंशियल ऐसे हम सेट किए हैं कि ये जो डी है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, डी कलेक्ट्स द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इजेक्ट होके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो सबको डी कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या मतलब मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल, तो वो हमें क्या देगा, करंट देगा, गिव राइज टू करंट, ठीक है, इन द सर्किट। तो हमें करंट मिलेगा और यहाँ पे एक अगर हम माइक्रो एमीटर या कुछ भी अगर सेट कर लेंगे तो हम करंट मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट मिल रहा है। बस उनका एक्सपेरिमेंटल मतलब सेटअप इतने डिटेल्स में ही हमें जाना है। उसके बाद हम देखेंगे, इसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए वो जो ग्राफ मैं बता रही थी ना, ग्राफ के थोड़ा डिपेंडेंस के लिए हम देखना होगा, तो उसके लिए ये हमें नेसेसरी है और आपके सिलेबस में मेंशन्ड भी है कि हर्ज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, तो उतना ही पढ़ना है आपको इसमें से, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया, क्या लिखा था सिलेबस में, हर्ज लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस। तो एक्सपेरिमेंट वो हो गया, अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हो गया। हमें ये देखने को मिला कि जो भी मैक्स है, भी मैक्स मतलब क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, Electrons. इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, electrons. वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वो सेम रहता है, रिमेन सेम। कब, जब हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। अगर हम वो जो इंसिडेंट लाइट मतलब लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हैं यूवी लाइट, उसका अगर हम इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक्सपेक्टेड ये था कि अगर हम इसको ज्यादा इंटेंसिटी में देंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो ज्यादा तेजी से जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखने को मिला कि हम इंटेंसिटी जितना भी इंक्रीज कर ले पर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता वेलोसिटी पे, वो रिमेन सेम। ये हो गया हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, इसको ध्यान रखिए, क्या हो गया कि भी मैक्स, ठीक है, भी मैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं वहां पे बोल रही थी ना सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी में हमें डालना होता है लाइट, तो ये क्या हो गया, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, न्यू जीरो हम उसको डिनोट करते हैं, जो कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हैं, अगर हम इमिशन चाहते हैं तो। अगर हम उस वैल्यू से कम वैल्यू का अगर हम दे रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का हम इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हैं, तो वहां पे हमें इमिशन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। ये वैल्यू जो है, ये न्यू जीरो वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। यहाँ पे जो हम मेटल लिए है ना, वो जो मेटल होगा वो कौन सा मेटल है, कंडक्टर लिए है, मेटल लिए है, तो कौन सा मेटल वो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि न्यू जीरो का क्या वैल्यू होगा। न्यू जीरो का जो वैल्यू होगा उस हिसाब से वो हम उसको, उससे ज्यादा हमें इंसिडेंट एनर्जी में एच न्यू देना होगा। एच न्यू में जो न्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो, ठीक है।
फिर आएगा ये कंसेप्ट, फिर से आएगा, पूरा कंसेप्ट में यही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या पता चला कि पहला तो ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो सेम रहता है अगर हम इंटेंसिटी चेंज कर भी रहे हैं तो। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल जिससे लोअर फ्रीक्वेंसी में इमिशन हमें नहीं मिलता। ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे ही हम इंसिडेंट करते हैं एट वंस वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, इसमें टाइम ही नहीं लगता। एक्सपेक्टेड ये था कि थोड़ा टाइम लग सकता है पर टाइम नहीं लगता। देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन सारे क्या थे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था, इसको हम 2-3 पॉइंट में समझ लेते हैं। ये था ऑब्जर्वेशन, पहले हमने देख लिया कि ऑब्जर्वेशन क्या था। फिर देखिए एक्सपेक्टेशन क्या था। एक्सपेक्टेशन ये था कि व्हेन इंटेंसिटी इज, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है स्पेलिंग, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, थोड़ा आप इग्नोर कर लीजिएगा। When intensity of incident light, अगर intensity of incident light को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब इमिटेड हो रहे हैं, जो निकल के जा रहे हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन में हम देख चुके हैं जो नहीं हुआ। ठीक है। शुड इंक्रीज बट डिड नॉट इंक्रीज। ठीक है, शुड इंक्रीज, उसको इंक्रीज करना चाहिए था, किसको, वेलोसिटी को, वो बट वो इंक्रीज नहीं हुआ इंटेंसिटी के साथ। सेकंड क्या हो गया कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से इंक्रीज अगर इंटेंसिटी हो रहा है, इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या बता रही थी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है, इंटेंसिटी को नहीं। इंटेंसिटी जो भी हो, मतलब बहुत धीमी भी लाइट आ रहा हो, अगर उसमें लाइट में जो फोटन है उसका फ्रीक्वेंसी, उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इमिशन हो जाता है। बट हमें लग रहा था, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर हम लो इंटेंसिटी में देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट वही बता रहा है कि स्टार्ट नहीं होना चाहिए अगर लो इंटेंसिटी है, पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे ही उसको स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, लो इंटेंसिटी में भी हुआ। देखिए क्या लिखा है, when illumination is very poor, अगर इंटेंसिटी बहुत कम भी है तो भी मतलब वेरी लॉन्ग टाइम इट शुड टेक, मतलब बहुत ज्यादा टाइम उसको लेना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो इंस्टेंटेनियसली इमिटेड हो गया अगर उसका फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है तो। मतलब ठीक ठाक मतलब क्या, suitable. सुइटेबल मतलब क्या, वेरी गुड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। ओके, तो अभी आ गया हमारा, पहले हमने देख लिया कि ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या किया था, फिर हमने देख लिया कि क्या मतलब एक्सपेक्टेशन था, अब देख लेते हैं कि लॉ क्या है। ये आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है पूरा। ये 3-4 पॉइंट आपको पूरा ध्यान रखना है, शॉर्टली भी मैं आपको ये बता दूंगी कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि फॉर ईच मेटल, हर एक मेटल के लिए देयर इज ए पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेटेड होता है, एच में, है ना, ये रिलेशन सबको पता है। और इन टर्म ऑफ वेवलेंथ कौन बता सकता है, E इक्वल टू h by lambda. एच बाय Lambda. मैम। ठीक है, सबको ठीक लग रहा है। मैम E is equal to H व्हाट, E is equals to HC by lambda. एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, न्यू डिपेंड करता है इनवर्सली लैम्डा पे, पर रिलेशन क्या है, न्यू इक्वल टू क्या है, सी बाय लैम्डा। ओके, ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसको लेके आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने के कोई एक क्वेश्चन था वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में उसको पूछना चाहिए था, पर उसने पूछा था वेवलेंथ के टर्म्स में, मतलब वो वहां पे अगर कोई मतलब थोड़ा सा मतलब ध्यान हटा तो हो गया, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पूछ रहा है या वेवलेंथ के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये बताई आपको। तो हर ईच मेटल, मतलब हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जिस फ्रीक्वेंसी के एनर्जी में अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो
मतलब उससे ज्यादा अगर दे रहे हैं तो इमिशन होगा, उससे कम अगर दे रहे हैं तो इमिशन नहीं होगा। नो इमिशन बिलो, ठीक है, बिलो दिस। उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी में हम इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशन तो वो हमें इमिशन नहीं देगा, इंटेंसिटी जितना भी ज्यादा हो जाए, हाउएवर लार्ज द इंटेंसिटी में बी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या सीखा कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है जिसको कि हमें बहुत रेस्पेक्ट देना है ना, बहुत ही मतलब उसके साथ आराम से पेश आना है। अगर उसको हम अवॉइड किए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? मैम फ्रीक्वेंसी एनर्जी पे इफेक्ट करती है क्या? क्या? सॉरी, फ्रीक्वेंसी मैम एनर्जी पे इफेक्टिव है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए डायरेक्टली रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे बहुत ही मतलब डिपेंड करता है। एनर्जी का फॉर्मूला ही ये है कि एच न्यू, एन एच न्यू, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, एच क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू भी अगर हो सके तो आप याद रख लेना, क्या है इसका वैल्यू? कौन बता सकता है? 6.626 6.663 एंड 10 में 31 जूल पर सेकंड। माइनस कितना? 34 माइनस 34। ये ऑर्डर याद रखना है, कम से कम ऑर्डर पक्का याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको इस वैल्यू का जरूरत बार बार पड़ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ई डिपेंड करता है, एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो वैसे ही वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है एनर्जी, एच बाय लैम्डा। अभी अभी मैं बता रही थी एच बाय लैम्डा, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है? लॉ में पहला पॉइंट हमारा था मैम अगर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लार्ज होगा तब भी एमिशन होगा? नहीं, अगर इंटेंसिटी मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इमिशन टोटली इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, इमिशन डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है पहला पॉइंट में कि आपका इमिशन डिपेंड करता है कि आप एनर्जी कितना दे रहे हो। मतलब एनर्जी का क्या मतलब है कि एच न्यू, तो एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एच न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना। क्लियर नहीं है, आप थोड़ा वही है ना। नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा वो ईयरफोन पास रख के बोलिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, उसी को ना मैम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। मैम जिस मतलब अगर फ्रीक्वेंसी पे मैम हाँ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो, हाँ, जिस फ्रीक्वेंसी जिस पे फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का, इजेक्शन होती हाँ है। हाँ आप सही बोल रहे हो, आप एकदम ठीक हो। देखिए जिस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं और उसका अगर एनर्जी एच न्यू जीरो है, न्यू जीरो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या करेगा? ये पूरा एनर्जी वो यूज कर लेगा। यस बोलिए। यस मैम, और सरफेस पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है मैम। हाँ सरफेस पे आ Yes, जाएगा, ma'am. बट उसके पास और एनर्जी नहीं होगा ताकि वो मूव आगे कर सके। यस मैम, ठीक है यस ना? मैम, यस यस, मैम। तो हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना होगा ना। तो अगर हमें उसको मूव करना है तो हमें थोड़ा और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमें इसीलिए क्या प्रोवाइड करना होता है? एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू जीरो। क्लियर है आपको? यस मैम, ओके यस मैम। ओके ओके, यस वेरी गुड। मैम। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि इंटेंसिटी पे हमारा इमिशन डिपेंड नहीं है। इंटेंसिटी जो भी हो, लो हो, ज्यादा हो, जैसा भी हो, हमें अगर हमने अगर वो इंसिडेंट रेडिएशन जो प्रोवाइड किया है उसका एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी है तो हमें इमिशन मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 0 to V मैक्सिमम। जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो इमिटेड होके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे उनको हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो अलग अलग वेलोसिटी में जा रहे हैं,
वो जो वेलोसिटी में जा रहे हैं वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं डिपेंड करता है, वो हमें याद रखना होगा। ठीक है, व्हाट कोई कुछ बोल रहे थे? ओके ओके। तो भी ओके, तो वी मैक्सिमम डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अभी हम देखेंगे, आएगा बाद में आइंस्टाइन्स रिलेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का दे रहे हैं, यहाँ पे मैं बता रही थी ना, अगर हम यहाँ पे ये जो एच न्यू जो ग्रेटर देन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं एच न्यू 0 के कंपैरिजन में, तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा एनर्जी से वो इमिटेड होगा। वहां पे क्या होगा? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो इमिटेड होगा, है ना। उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? half mv half square. mv square. हाफ mv हाफ स्क्वायर। एम स्क्वायर, वेरी गुड, हाफ एम स्क्वायर। ये अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रहा है? जितना एनर्जी बच रहा है। तो हम यहाँ पे अगर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एच न्यू, ज्यादा अगर प्रोवाइड करेंगे तो एच न्यू 0 यूज करने के बाद उसके पास ज्यादा एनर्जी बचेगा, तो इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? Yes. तो और वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब पर गिवन एरिया, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, और वो डिपेंड नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी पे। आपको ये दोनों पॉइंट, ये फर्स्ट वाला भी, ये तीनों पॉइंट मतलब याद रखना ही रखना है, बहुत ध्यान से इनको अपने माइंड में रखना है कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिखी भी हूँ, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे वो डिपेंड करता है किस पे? इंटेंसिटी पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा आएंगे करंट भी उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, तो करंट डिपेंड करता है किस पे? इंटेंसिटी पे। वो हम देखेंगे ग्राफ में भी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फोर्थ पॉइंट हमारा, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। लॉ में एक और पॉइंट ये है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं रहता। नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस एंड इमिशन। ओके, ये 4 पॉइंट हो गया। पहला आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेके, फिर वेलोसिटी डिपेंडेंस, फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का डिपेंडेंस, फिर आ गया इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए, आपका कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. वेरी गुड। तो नेक्स्ट आ गया हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ से इस इक्वेशन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसे 100% तो कोई नहीं बोल सकता, बट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाए। अगर इस एग्जाम में नहीं तो कोई और एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस भी है। ठीक है, तो आइंस्टाइन क्या किए थे इस मतलब फेनोमेना को लेके, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके एक अपना इक्वेशन दिए थे, वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए। पहले प्लांक नहीं थे, वो प्लांक के आने के बाद बहुत कुछ सॉल्व हो गया था, वो सबको पता है ही। वो 1905 में ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। और प्लांक जो क्वांटम थ्योरी दिए थे वो कौन से साल में दिए थे? साल कौन याद रखता है ना? साइंस में ईयर वही तो, बस उससे 5 साल पहले दिए थे, 1900 में दिए थे। ठीक है, उसके बाद मतलब आइंस्टाइन, शायद अगर मैं सही से याद कर रही हूँ तो वो 1900 में प्लांक्स थ्योरी आया था, उसको यूज करके आइंस्टाइन ने इस वाले फेनोमेना को, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसके बेसिस में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, और वो बहुत सक्सेसफुल रहे, उनका इक्वेशन बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था कि लाइट रेडिएशन जो होता है वो टाइनी पैकेट्स को लेके मतलब बना हुआ होता है। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब डिस्प्यूट निकला था, बहुत डिबेट का टॉपिक था। आप अगर मतलब सर्च करोगे तो आपको गूगल में मिल सकता है, मतलब हिस्ट्री में था ये सब, हमें उसमें नहीं जाना है कि लाइट एक मतलब कंटिन्यूअस रे है या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। इसको लेके बहुत क्या नहीं समझ में आया। बस पैकेट्स ऑफ हाँ हाँ,
तो वो एक बहुत मतलब डिबेट का टॉपिक था। फिर वो सॉल्व ऐसे हुआ था कि हाँ उसका दोनों नेचर होता है, वो कभी कभी मतलब एज वेव बिहेव करता है मतलब कंटिन्यूअस, और कभी कभी एज पार्टिकल बिहेव करता है। ये सब आप ऑप्टिक्स में भी देखे हो, रे ऑप्टिक्स भी आता है, फिर वेव ऑप्टिक्स भी आता है। अगर हम पार्टिकल नेचर को कंसिडर नहीं करेंगे तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि लाइट एक वेव नेचर है, उसका सिर्फ वेव नेचर है, तो हम कुछ कुछ फेनोमेना हो गया जैसे कि इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब डिस्कस करने के लिए हमें लाइट का कौन सा नेचर Polarization, चाहिए होता है? पोलराइजेशन, वेरी गुड, wave nature. वेव नेचर का जरूरत पड़ता है ना, वेव नेचर का जरूरत पड़ता है। पर ये एक हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? Particle nature. पार्टिकल नेचर। तो कंक्लूजन में हमें ये मिला था कि दोनों नेचर होता है। यही है हमारा इस मतलब यूनिट का टोटल समरी। अगर हम एक लाइन में बोलना चाहिए तो यही है कि दोनों नेचर होता है। यूनिट का नेम भी वही है, ठीक है। तो आइंस्टाइन क्या सजेस्ट किए? प्लांक्स के आइडिया को उन्होंने यूज किया, ठीक है, कि टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम फोटोन बोलते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या सजेस्ट किया कि ये मतलब एक फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू अगर फॉल कर रहा है, ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे अगर एक फोटन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल कर रहा है तो वो एनर्जी दो वे में यूज होता है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, दो वेज में यूज होता है। पहला क्या, उसको क्या करना होता है? पहले बैरियर तोड़ना होता है, बैरियर तोड़ना होता है ना। फिर क्या करना होता है? वो मूव जो करता है। हाँ, रिमेनिंग जो उसके पास बचा, मतलब वो बैरियर तोड़ने के बाद, उसमें से निकलने के बाद जो उसके पास बचा रिमेनिंग पार्ट, वो कैसे अपीयर होता है? उसका काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से वो अपीयर होता है। किसका? वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, निकल के बाहर आ गया है, उसका काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी यूज हो रहा है बाहर निकलने के लिए, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वन पार्ट इज वर्क फंक्शन, इट इज यूज इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ये कैसे यूज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो यूज हो रहा है आउट ऑफ द सरफेस, मेटल सरफेस से ऊपर आ गया, ठीक है। फिर बाकी जो एनर्जी बचा उसको लेके वो आगे मूव करने लगा। तो ये क्या हो गया? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये आया टोटल, पहला पार्ट ये यूज हो गया, ये सेकंड पार्ट यूज हो गया, बस हो गया इक्वेशन। ये एच न्यू आया, ये पहला पार्ट यूज हो गया, ये सेकंड पार्ट यूज हो गया, ठीक है। इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, तो ये जो वर्क फंक्शन है, हाँ, ये जो वर्क फंक्शन है उसका क्या फॉर्मूला है? हमें कई बार ये भी प्रॉब्लम में आ जाएगा कि वर्क फंक्शन क्या है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू समथिंग गिवन होगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एच न्यू क्या? नॉट एच नॉट वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। हाँ, एच न्यू ये मतलब आता है, ये क्या बोलते हैं? नॉट, हाँ, एच न्यू नॉट, है ना। तो वर्क फंक्शन का कैसे डिपेंडेंस है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू एच, बस ये आपको याद रखना है ना। तो ये हो गया आपका आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसी को डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है, W0 के प्लेस में हमने एच न्यू जीरो लिखा यहाँ पे, और यहाँ हमने इसको इस तरफ ले आए, ठीक है, हो गया। ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबको आ गया? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में कुछ याद रखना तो है नहीं आपको, बस आपको पता है नाम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम पता है, नाम से उसका आपको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट से आप आराम से इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स, जो मैं बता रही थी कि 3-4 ग्राफ आपको थोड़ा स्टडी करना है, तो वही देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे भी आपको 3-4 इम्पोर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सैचुरेशन करंट, ठीक है, सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये टर्म्स ये हम ग्राफ्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट किसको लेके हम देख रहे हैं? इंटेंसिटी और फोटो करंट को लेके।
अगर इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो करंट इफेक्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा जो लॉज था, 4 था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेके था, सेकंड किसको लेके था, वेलोसिटी डिपेंडेंस को लेके, थर्ड किसको लेके था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट था या इंडिपेंडेंट था? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। वेरी गुड। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए वो फोटो करंट भी इंक्रीज करेगा। ये देखिए डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ गया। तो रेट ऑफ इमिशन विच इज इक्विवेलेंट टू करंट, मतलब कितना रेट में इमिशन हो रहा है वो डिपेंड करता है, इज प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी पे वो डिपेंड करता है। पहला इफेक्ट ये हो गया, ठीक है। यस मैम। ओके, सेकेंड इफेक्ट क्या है ये आपको बस ध्यान रखना है, इसमें आपका कोई इंपोर्टेंट टर्म नहीं है, ये दोनों टर्म बाद में आएंगे, अभी आएंगे नेक्स्ट ग्राफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट। यहाँ हमने लिया है पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट। अच्छा, पोटेंशियल मतलब कौन सा पोटेंशियल? क्या? नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अभी तक आया ही नहीं है। नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे आया ही नहीं है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में पूरा जो पैरामीटर ले रहे हैं, हाँ वो जो इलेक्ट्रोड हम लिए थे, वो हॉर्स लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रोड लिए थे, वहां हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। वो सी को हम एक नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे थे, डी को हम एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे। याद आया कुछ? यस मैम। तो उसी का जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है उसी का पोटेंशियल हम ले रहे हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल हमें किसको देना था, इस तरफ से जहां से इमिट होके जा रहा था या जो कलेक्ट कर रहा था, पॉजिटिव हमें किसको देना था, सी को या डी को? डी को। डी। यहाँ पे हमें पॉजिटिव पोटेंशियल देना था। और एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल ले रहे हैं। मतलब इसको हम कितना दे रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हम देख रहे हैं तो वो इस तरफ जाके हमें मिलेगा। अगर हम नेगेटिव देख रहे हैं तो हम नेगेटिव पोटेंशियल, ये 0 है तो इस तरफ आने से हमें नेगेटिव का वैल्यू मिल सकता है, इस तरफ अगर हम आ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये पोटेंशियल, वही पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ये बात कर रहा है कि अगर हम पोटेंशियल चेंज करते जा रहे हैं, वहां पे पढ़े थे ना हम कि वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं, है ना। यस। तो अगर हम पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये अगर ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो ये ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? यस मैम। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसको ज्यादा अगर अट्रैक्ट करने लगा तो करंट बढ़ने लग जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से निकल के जाएंगे तो हमें ज्यादा करंट मिलेगा। उसका अगर मतलब Q/T होता है ना, पर यूनिट टाइम, उसका अगर ज्यादा चार्ज फ्लो होने लगा तो हमें ज्यादा करंट मिलेगा। तो देखिए ये बढ़ने लग रहा है। अगर हम पोटेंशियल पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो करंट यहाँ पे बढ़ने लग रहा है। पर ये आके एक पॉइंट पे रुक गया और ज्यादा नहीं बढ़ सकता। कितना स्पीड जा सकता है, मतलब अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं तो ठीक है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट मतलब एक पॉइंट पे, बट अप टू ए सर्टेन पॉइंट, जिस पॉइंट को कि हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे आने के बाद ये जो करंट का यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे आने के बाद करंट और इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ये अगर हम इस तरफ से देखिए, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में हम इसको ऑब्जर्व करने लगे तो क्या होगा, यहाँ अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को हम डिक्रीज कर रहे हैं। अगर हम पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, करंट का डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो 0 कहाँ पे आके हुआ, यहाँ पे। करंट 0 कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 0 हो गया क्या? यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है। करंट 0 कहाँ हुआ, जब वो एक्स एक्सिस पे पूरा आके मतलब गिर गया, वो करंट 0 वहां पे हुआ, है ना। तो करंट 0 जिस पॉइंट पे हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या स्टॉप हुआ है, पोटेंशियल करंट नहीं, पोटेंशियल स्टॉप नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर करंट स्टॉप हुआ है। वेरी गुड। अगर
हाँ, अगर हम एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे आके पहुंच जाते हैं जिसका नाम की स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल के वैल्यू पे हमें करंट नहीं मिलेगा। तो अगर हमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके जा रहे हैं इनको अगर रोकना है तो हमें कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ रहा है। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें स्टॉप करना है तो हमें जो पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो हाँ, तो अगर वो जो कलेक्टिंग पोटेंशियल है इसको हम नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव कर रहे थे तो वो ये अट्रैक्ट कर रहा था, नेगेटिव कर दिए तो क्या होगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। तो ये जो जा रहे थे वो बेचारे वापस आने लग जाएंगे, है ना? तो क्या होगा? करंट डिक्रीज होगा। वही हुआ है यहाँ पे, करंट डिक्रीज होने लगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे आके वो जीरो हो जाएगा, जिस बिकम्स जीरो एट V0 नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, क्लियर है? सेकंड ग्राफ। Yes, ma'am. यस। तो ये जो सेकंड ग्राफ है इसका हमें दो केसेस स्टडी करना होगा। ये सेकंड ग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम पोटेंशियल को वेरी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट कैसे वेरी हो रहा है, फोटो करंट कैसे वेरी हो रहा है, ये हम पढ़ रहे थे। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो वो करंट पे और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं? Yes, ma'am. यहाँ पे हम इंटेंसिटी देखेंगे कि वो क्या इफेक्ट डाल रहा है, किस पे इफेक्ट कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या इफेक्ट दे रहा है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हम ग्राफ को स्टडी करेंगे और यहाँ अलग अलग इंटेंसिटी पे स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो डिफरेंट इंटेंसिटी अगर हम ले रहे हैं तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे वो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए यहाँ पे एक सेम वैल्यू है, बट सैचुरेशन करंट का दो वैल्यू आ गया, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? अगर हम इंटेंसिटी Yes, चेंज कर रहे हैं, हाँ, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। इफेक्ट किस पे कर रहा है? फोटो करंट पे। आपके लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, हाँ, आपके लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थर्ड पॉइंट याद कीजिए, क्या था? Number of electrons emitting depends upon the intensity. इंटेंसिटी, है ना? तो यहाँ पे हमने इंटेंसिटी चेंज किया है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, तो इसीलिए वो इफेक्ट कर रहा है किस पे? इस पे। ठीक है, और इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट इसका इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इस पे रहेगा। पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट रहेगा और इस पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, हाफ mv² जो आ रहा है, किसका? ये जो एनर्जी आ रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। वो ये जो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इसके बराबर होता है। हम जितना भी मतलब अप्लाई करेंगे, अगर हम पोटेंशियल इतना अप्लाई करेंगे तो ही वो मूव करेगा। अगर हम पोटेंशियल चेंज मतलब ऐसे करेंगे कि वो मूव ही ना कर सके, उसको एनर्जी ही ना मिल पाए, तो वो क्यों मूव करेगा? ये पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। ये हम यहाँ पे देख रहे थे कि अगर हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, डी को अगर हम पॉजिटिव बना रहे हैं तो ही वो अट्रैक्ट होके उसके साइड जा रहा है। अगर हम उसको नेगेटिव बना दिए तो वो रिपेल होके उस साइड चला जाएगा। ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मैं ये बस ये बोलने का ट्राई कर रही हूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब भी मैक्स होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। उसका डिपेंडेंस पोटेंशियल पे है। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे या इंटेंसिटी पे? सेकेंड पॉइंट ऑफ लॉ, Frequency. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना? तो इसीलिए देखिए ये इस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। तो इसीलिए देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लग जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज हो रहा है तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करना पड़ रहा है, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हमको देना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लगते हैं, ठीक है, वेलोसिटी एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी, ये एच न्यू वाला फ्रीक्वेंसी, ये इंक्रीज हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या है? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस
हाफ एम वी मैक्स हाफ स्क्वायर। एम वी Half मैक्स m स्क्वायर, square. है ना। तो ये अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ये ज्यादा इंक्रीज हो गया तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स्ड होगा ना, म्यू जीरो का वैल्यू भी फिक्स्ड होगा पर्टिकुलर मेटल के लिए, एच भी फिक्स्ड होगा, तो ये इंक्रीज हो गया तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर हमें उनको स्टॉप करना है तो हमें ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा ना। यस मैम। मैम यस, तो इसीलिए हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल वहां पे देना होगा अगर हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो। बस यही था आपका ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप थोड़ा एक बार पढ़ लेना, मैं आई होप कि आपको मतलब समझ में तो आ रहा है, तो अगर आप एक बार देख लोगे उसको तो मतलब सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, और मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे इसमें से, वो मैथमेटिकल अगर आएंगे तो वही एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लेके ही आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया मैम रिलेशन लेबर बिटवीन स्टॉपिंग। मैम यस, लेबर क्या होगा मैम क्वेश्चन का मतलब क्या क्या मतलब किस लेवल का होगा? मैम क्वेश्चन आप का थोड़ा लेबर क्या होगा? क्वेश्चन का लेवल, Yes. क्वेश्चन का लेवल देखिए वो मतलब कंप्लीटली डिपेंड्स अपन योर प्रिपरेशन, है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो, थोरोली पढ़ के गए हो, थोड़ा क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके गए हो तो आपको इजी लगेगा। और हाँ, अगर मतलब एक स्टैटिस्टिकली जनरल व्यू में रखना चाहूँ तो क्वेश्चन का लेवल उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल वो नहीं देगा। और मतलब अगर आप प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी यस मैम, मैम यस। यस, मैम मेरे को फर्स्ट पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब कौन सा, इसके इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड वाले ग्राफ का पहला वाला पार्ट। सेकंड वाला ग्राफ का पहला वाला पार्ट मतलब ये वाले ग्राफ का, यस मैम। इसका, यस मैम। अच्छा, तो इस ग्राफ में हम किसका डिपेंडेंस देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, पोटेंशियल। पोटेंशियल लिए हैं। कौन सा पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है, फोटो करंट। फोटो करंट लिया है। तो अगर हम ज्यादा पोटेंशियल मतलब ये जो यहाँ पे है, अगर हम उसको डी है या यहाँ पे सी है, अगर हम डी में पॉजिटिव ज्यादा बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, करंट धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसीलिए हमें ज्यादा करंट मिलेगा, बट एक पॉइंट पे जाके वो सैचुरेटेड हो जाएगा जिसको कि हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्लियर है, यस मैम। हाँ। और दूसरे मतलब उसके दो जो मतलब जो केसेस दो हम पढ़े वहां पे हम ये पढ़ रहे थे कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या डिपेंडेंस है। तो हमने ये देखा कि अगर इंटेंसिटी हम चेंज कर रहे हैं तो वो सैचुरेशन करंट पे उसका इफेक्ट रहेगा, और अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे उसका इफेक्ट रहेगा। बस उतना क्लियर है, ठीक है। और कुछ डाउट है आपको? नो मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, तो ये लास्ट ग्राफ हो गया, ये उतना देखने को नहीं मिलता, मतलब फ्रैंकली बता रही हूँ, तो ये इतना देखने को नहीं मिलता। वो जो ग्राफ मतलब 3 ग्राफ मैं बताई ऊपर, उनमें से आपका मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएगा, फिर भी देख लीजिए क्या है। अगर एक गिवन सरफेस है, सरफेस मतलब किसका सरफेस, मेटल सरफेस, ठीक है, और देयर इज ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फॉर व्हिच मतलब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 0 है, v0 इज 0 एंड काइनेटिक एनर्जी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम देख चुके हैं कि मतलब अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर हम दे रहे हैं मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इमिशन हो रहा है। यहाँ पे हम ग्राफ किस किस के बीच में लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हम लिए हैं क्या, EVS। अभी मैं बता रही थी ना आपको कि जितना हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल EVS इक्वल टू एक इक्वेशन में लिखी थी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यही तो है, ये है, ये जो लिखी थी ना यहाँ पे, ई v0 इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। क्या बता रही थी मैं कि कितना वेलोसिटी उसका होगा वो डिपेंड करता है कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसको प्रोवाइड किया है,
बस यही है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वी मैक्स के ऊपर? यस मैम। Yes, ma'am. पड़ता है। तो इसीलिए ये इफेक्ट है, ये हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली वो डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमारा स्ट्रेट लाइंस आ रहा है। तो अलग अलग मेटल के लिए ये 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए, अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। ये यहाँ पे पॉइंट पे ये इसीलिए रखा गया है, ये बताने के लिए कि ये 3 फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। इस एक्सिस पे हर पॉइंट पे, एक्स एक्सिस से हर पॉइंट पे वाई एक्सिस में जो पैरामीटर हम लिए हैं उसका वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट पे इसका क्या है, वो नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, उसका वेलोसिटी 0 है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसीलिए वो यहाँ पे है। फिर वो आगे जाने लगा जब हम उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लगे। यहाँ हम एक सेकेंड, वो आगे कैसे जाएगा, अगर हम उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लगेंगे। देखिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं ना, जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी आने लगा धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर है? तो ग्राफ को बस 2 मिनट देख के अगर आप सोचने लग जाओ ना तो आपका आ जाएगा, मतलब आंसर आपको आपके सामने होगा, है ना? तो उतना क्लियर है ये सब, तो इसमें कुछ सोचने का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, वो जो आइंस्टाइन इक्वेशन दिए थे उसको लेके वो जो लॉ हम पढ़े थे, हम क्या पढ़े पहले, एक्सपेरिमेंट को देखे, एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन आया उसको देखे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या देखे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो लॉ बन गया हम उसको देखे। फिर हम आइंस्टाइन के लॉ को देखे, आइंस्टाइन के इक्वेशंस को देखे। तो आइंस्टाइन के इक्वेशन को लेके अगर हम देखना चाहे तो वो लॉ कैसे एक्सप्लेन होते हैं वही लिखा है यहाँ पे, बहुत इजी है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर न्यू लेस देन न्यू 0 है तो क्या होगा बताइए? न्यू अगर लेस देन न्यू 0 है, मतलब जितना एनर्जी मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ। यस बोलिए। इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या? निकलेंगे, मेटल से। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, वही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। और इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में है कि h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस हाफ m v मैक्स स्क्वायर, ऐसा है हमारा इक्वेशन। तो इसको हम इस साइड अगर ले आएंगे, h न्यू h 0 अगर करेंगे और ये अगर लेस है तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब बनता है, कुछ भी नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहे हैं इसका मतलब। तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड देखते हैं, वी मैक्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। देखिए इस इक्वेशन को देखिए, ये है हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने लग जाऊं तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, जो मेटल मैं ली हूँ अपने हिसाब से उसके हिसाब से ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। तो दिस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दिस। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो नो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, ये हम देख चुके हैं थर्ड पॉइंट ऑफ लॉ में। बट नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? यहाँ पे इस इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको इंटेंसिटी दिख रहा है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिख रहा है, इसीलिए विथ इंक्रीज इन, मतलब कहाँ गया, हाँ, इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इक्वेशन में तो है नहीं, नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिस इक्वेशन में है वहां पे तो इंटेंसिटी है ही नहीं, तो उसको हमें कुछ केयर करने का जरूरत नहीं है, वो जैसे भी रहना चाहे वो रह सकता है, वो लो भी रह सकता है, हाई भी रह सकता है, वो कुछ भी रहे चलेगा। हमें किस पे ध्यान देना है? Frequency. वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। ठीक है, देयर इज इन आइंस्टाइन्स इक्वेशन देयर इज नो डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन इंटेंसिटी, बट फेनोमेना इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। फेनोमेना सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो रहा है इस इक्वेशन से, इसीलिए हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये जो कोलिजन हो रहा है, किसके बीच कोलिजन हो रहा है? इंटेंसिटी मतलब आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, सॉरी लाइट आ रहा है, Photons. लाइट आ रहा है, वेरी गुड, फोटॉन्स आ रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका कोलिजन हो रहा है। तो इसीलिए एक
क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस आ रहा है। ये जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ना, मतलब इसके अंदर, मतलब अगर हम बहुत अंदर जाएंगे तो एक मतलब बड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन निकल के आता है, उसको हमें उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है इस लेवल पे, जिस लेवल पे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ओके, और बाकी जो मैं डिपेंडेंस के बारे में बताई उसको अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है? कोई डाउट है? मैम एक डाउट था मैम। यस, बोलिए। मैम अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हम दे देते हैं, उसके बाद अगर इंटेंसिटी को चेंज किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंड करेगा क्या नहीं, उसका intensity पर? आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है, आप थोड़ा पास रख के बोलिए। अगर थ्रेशोल्ड हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है दे दिए, उसके बाद में हम इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रिक करंट में कुछ इफेक्ट होगा क्या? देखिए इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक करंट पे तो डायरेक्ट इफेक्ट है। इंटेंसिटी अगर हम चेंज कर रहे हैं, उसके लिए वो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यस तो मैम। इसके ऊपर करंट का इफेक्ट है, आईपी डिपेंड्स ऑन आई, बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं है, सॉरी फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, उसका इफेक्ट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे है। आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस इज देयर ऑन काइनेटिक एनर्जी और वी मैक्सिमम, और वी मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी का डिपेंडेंस है ऑन फोटो करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी क्लियर है आपको? यस मैम, वो तो जान रहे। हाँ यस मैम। हाँ, तो आपका सवाल यही था ना? तो मैम हम बोल रहे थे क्या कि मतलब जो एक बार मैम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो है मैम दे दिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेरा, फ्रीक्वेंसी जो भाई ये जितना चाहिए है, तो मैम उसके बाद जब इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी हाँ, पे मैम उसके बाद डिपेंड करेगा ना इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उसका इलेक्ट्रिक करंट तो स्पीड में फिर फ्लो करेगा, इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो मैम। इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रिक करंट शुरू से ही डिपेंड करता है। मैम अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो फिर नहीं ना डिपेंड करेगा, वो थ्रेशोल्ड मतलब फ्रीक्वेंसी पे थ्रेशोल्ड काइनेटिक फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिपेंड वैल्यू। करता है। मतलब यस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैम। अच्छा, थ्रेशोल्ड यस मैम। फ्रीक्वेंसी अगर बहुत, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में अगर जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं वो कम है तो फिर तो करंट ही नहीं आएगा। यस मैम, वही चीज मैम। हाँ, तो ज्यादा अगर हम जितना भी हम इंटेंसिटी देने लग जाए तो फिर भी हमारे पास करंट नहीं आएगा। करंट आने के लिए हमें क्या चाहिए बताइए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए हम लोग का हाँ, वेरी वर्क गुड, एनर्जी। वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अभी आपको क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, अभी हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सब कुछ क्लियर है हमें। बस आपको जो क्वेश्चंस दिया जाएगा उनको आप सॉल्व करना। ठीक है, उनको सॉल्व करना, जो आपको डाउट्स आएंगे आप पूछना, और हम अगर टाइम मिला तो आज क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा उस पर डिस्कस कर देंगे कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अभी देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपका है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर। अभी आप सब खुद बता ही रहे थे कि हमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वेव नेचर चाहिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट भी आप कभी कभी सुने होंगे, यहाँ आपका सिलेबस में नहीं है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम सक्सेसफुली तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम ये कंसिडर करते हैं, इफ वी कंसिडर एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब एच ई एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू, अगर हम उसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर कंसिडर कर रहे हैं। पैकेट्स ऑफ लाइट्स हैं, मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम फोटोन बोल रहे हैं, और उस फोटोन का एनर्जी एच न्यू है। तो जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उस हिसाब से टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, NH न्यू हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे NH न्यू अगर लिख रहे हैं और E इक्वल टू H न्यू अगर लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम पार्टिकल नेचर को कंसिडर करके आगे बढ़ रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो ये हो गया हमारा कि यस बोलिए। इसको एक बार एक्सप्लेन कर देना एक और बार। किसको? वही वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के अंडर जो लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हम मतलब वेव नेचर पे उतना नहीं गए हैं। देखिए बोलती हूँ मैं क्या हुआ कि अभी हम जो पढ़ रहे थे वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
आप 12th तक ऑप्टिक्स में पढ़े हो ये सब फेनोमेना की इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, ये सब कुछ कुछ फेनोमेना होते हैं। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेव नेचर चाहिए होता है। लाइट है, लाइट का मतलब क्या, रेडिएशन। ये एक लाइट रे है, इसको अगर हम पार्टिकल के हिसाब से कंसिडर करते हैं तो ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट जैसे कुछ फेनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम कंसिडर कर लें कि लाइट एक वेव है, रेडिएशन एक वेव है, तो हम ये कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमें डिपेंडेंस देखने को मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसके लिए क्या कंसिडर करना होगा कि जो एनर्जी है वो क्या है, पार्टिकल नेचर है, वो चल हाँ, वो मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके बना है, NH न्यू है, ये हमें कंसिडर करना होगा। बट अगर कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, उनको अगर एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, तो वहां पे हमें वेव नेचर कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, देखिए कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का सिर्फ वेव नेचर नहीं होता, पार्टिकल नेचर भी होता है। हमें जहाँ पे जिस फेनोमेना को एक्सप्लेन करना है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसका कौन सा नेचर को कंसिडर करके आगे बढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें कौन सा नेचर कंसिडर करना है, Particle nature. पार्टिकल नेचर। ओके, हो गया, आपको क्लियर है अभी? यस मैम। हाँ, Yes, तो ma'am. नेक्स्ट देखिए मैटर वेव। ये बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत सुनने में आता है, मैटर वेव बहुत सुनने में आता है। मैटर वेव का क्या मतलब है, मैटर वेव का क्या मतलब है? अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि लाइट का डुअल नेचर है, लाइट और रेडिएशन, इसका डुअल, ऐसे मैं अगर लिख रही हूँ नोट्स में भी आप देखना, ऐसे अगर लिख रही हूँ इसका मतलब रेडिएशन है। ठीक है, इसका डुअल नेचर है, क्या क्या है, एक तो पार्टिकल नेचर है और दूसरा क्या है, वेव नेचर है। Nature. वेव नेचर है। एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, सबको पता होगा, क्या है इक्वेशन? Equal MC square. वेरी गुड, E इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, वो बता रहा है कि E हो गया मास, ये हो गया एनर्जी, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों रिलेटेड है, इन दोनों का कन्वर्सन पॉसिबल है। मतलब अगर हम नेचर में कुछ देख रहे हैं, वो आइदर तो मास है या फिर वो एनर्जी है। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो आइदर वो मास है या फिर वो एनर्जी है। तो जो भी मास है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, वैसा उन्होंने दिया था। मैं मास एनर्जी का इक्विवेलेंस रिलेशन उन्होंने दिया था कि इक्वल टू MC स्क्वायर है। ये जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे E था, लाइट और रेडिएशन, इसका क्या था, एनर्जी था। तो एनर्जी का डुअल नेचर आ गया, क्या क्या नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो बाय सिमेट्री, मतलब अगर ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानते हैं और ये हमें पता है कि एनर्जी का डुअल नेचर आ रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि मैटर का भी डुअल नेचर आएगा। यस मैम। हाँ, तो इसीलिए बाय सिमेट्री हम ये सोचने लगे, हम तो नहीं सोच रहे थे, डी ब्रोगली सोच रहे थे, वो ये सोचने लगे कि इसका भी डुअल नेचर आ सकता है। तो इसका डुअल नेचर आएगा, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया। थियोरिटिकली उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया, ये सोचा, ये बोला, हाइपोथेसिस उन्होंने दे दिया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया कि उन्होंने एग्जैक्टली सही कहा था, जो कहा था उन्होंने वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ कि वो सही थे, एकदम सही थे। जो डिजिट निकल के आया कैलकुलेशन करके, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करके, वो एग्जैक्टली उनके हाइपोथेसिस के हिसाब से जो डिजिट आया था उसके साथ मैच भी कर गया था। ठीक है, तो मैटर वेव का क्या मतलब है, मैटर वेव का ये मतलब है कि अगर एक मैटर है, हम यहाँ पे ये देख रहे थे एनर्जी है तो उसका वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। मैटर है तो हमें तो पता ही है इसका पार्टिकल नेचर है, मैटर है तो उसका मास है, मास है तो उसका मोमेंटम है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, क्या बोले, मोमेंटम मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है?
मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी होता है, p इक्वल टू Mass into mv। velocity. तो हमें ये पता है कि अगर एक मास है, मैटर है, तो उसका कुछ मास है, उसका कुछ मोमेंटम है, हम उसका पार्टिकल नेचर बाय डिफॉल्ट कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, मैटर का हम पार्टिकल नेचर हमेशा से ही कंसीडर करते रहे हैं। अभी हमें ये कंसीडर करना है कि उसका एक वेव नेचर भी है, उसी को हम बोलते हैं मैटर वेव। मास के साथ और मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर इसके साथ वेव एसोसिएटेड है तो उसका एक वेवलेंथ होगा, इसका एक मास है पार्टिकल का, इसका एक वेवलेंथ है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है वही देखना है, वही हमारा डी ब्रोगली रिलेशन है, बस उतना ही। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। सो रेडिएशन इज सेड टू हैव डुअल नेचर, रेडिएशन का डुअल नेचर है। तो अभी यहाँ पे आएगा जो मैं सब एक्सप्लेन कर रही थी वही हम पढ़ेंगे। अभी देखिए डी ब्रोगली रिलेशन। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उन्होंने क्या सोचा कि ए पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज वेव एंड समटाइम्स एक्ट एज पार्टिकल। वही अभी मैं बोल रही थी कि अगर एनर्जी का डुअल नेचर है तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के हिसाब से बाय सिमेट्री हम ये सोच सकते हैं कि मैटर का भी डुअल नेचर है। उन्होंने यही सोचा। ठीक है, और वो मैटर वेव का कंसेप्ट उधर से ही आया था। और ए वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, हाँ अगर वो रेस्ट पे है तो हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा कुछ, अगर वो मूव करने लग रहा है, ठीक है, रेस्ट पे नहीं बोल रहे हैं, अगर वो मूव करने लगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। ए वेव इज एसोसिएटेड किसके साथ, विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। कोई भी अगर मूव कर रहा है पार्टिकल तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। ठीक है, which is known as matter wave, और उस वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। और डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। अभी मैं बता रही थी वही लिखा है। तो अभी देखते हैं डेरिवेशन क्या आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। प्लैंक के हिसाब से ये है E इक्वल टू एच न्यू है, आइंस्टाइन के हिसाब से ये है E इक्वल टू mc स्क्वायर है। सबको पता है ये दोनों? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत टाइम से तो हम इन्हीं को देख रहे हैं, कैसे पता नहीं होगा, है ना। तो अभी हम इक्वेट कर लेंगे तो एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर आ गया। फिर m को एक साइड पे रख के एच न्यू के दूसरे साइड ले गए तो ये आ गया m इक्वल टू इतना। अभी आप खुद ही बोले थे कि मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगा। तो फोटोन ले रही हूँ तो लाइट का वेलोसिटी ले लूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. यस। तो m का वैल्यू क्या आया था, एच न्यू बाय सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे वो पुट कर रही हूँ, एच न्यू बाय सी स्क्वायर हो गया इंटू सी हो गया। तो फाइनली क्या आया, एच न्यू बाय सी। न्यू बाय सी आया है, न्यू को मैं नीचे ले गई, न्यू बाय सी लिखती, फिर इसके बाद आ गया लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। आप ही ने शुरू से फॉर्मूला बताया था मुझे, देख लीजिए सही है या नहीं, सही है ना। यस मैम। हाँ, तो हमें क्या पता चला कंक्लूजन में, इसको हम डी ब्रोगली रिलेशन बोलते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। तो हमें क्या पता चला, अगर एक पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका एक मास है, उसका एक वेलोसिटी है, उस हिसाब से उसका एक मोमेंटम होगा एम पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, और अगर वो मूव करने लग रहा है डी ब्रोगली के हिसाब से क्या है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अगर एक वेव है तो उसका एक वेवलेंथ होगा। तो इसके और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी दैट इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ओके, हो गया, क्लियर है। यही है मैटर वेव, और इस हिसाब से हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस दिए थे, इसी को डेविसन एंड गार्मर, ये इन दोनों ने मिलके उसको एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन उसका मतलब देने का ट्राई किए थे और सक्सेसफुली दिए भी थे। तो इसके हमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बस इसीलिए मैं कुछ लाइन से लिखी हूँ, एक पेज में ही इसको शॉर्टली लिखती हूँ कि आपको इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, डेविसन गार्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, एक मिनट, आप सिलेबस देख लीजिए हमने कितना कवर कर लिया है अभी तक। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है ना, पर इतना कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। करोगे ना, क्वेश्चन जितना होमवर्क किया जाएगा। क्वेश्चन क्या कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे?
Yes, ma'am. कहाँ से आपको दिया जाएगा? टेस्ट आपको दिया जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। आपको आपके ऊपर है कि आप उसको कितना सॉल्व करते हो और कितना मतलब पूछ सकते हो। जितना पूछ सकते हो उतना ही डिस्कशन कर लेंगे। चैप्टर वाइज और क्लास में भी करेंगे डिस्कस क्वेश्चंस। नहीं, क्या? questions will be provided or full नहीं, test type चैप्टर will be वाइज provided. नहीं, आपको अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे जब हम पढ़ते जा रहे हैं। अभी आज एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका जो क्वेश्चंस होगा आपको मिल जाएगा। आपको बस उसी को बस सॉल्व करना है। फिर एंड में आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एंड में आपको पूरा सारा चैप्टर्स लेके सारे मतलब जैसे कि आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ एग्जाम के लिए, है ना। एग्जाम के में तो आपको सारे चैप्टर्स के एक साथ क्वेश्चन मिलेंगे ना। तो अभी आपको शुरू में क्लास में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, मतलब जो आपके डाउट्स होंगे अभी तो थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, अभी कर लेंगे। बट जो आपके डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम नोट्स का पीडीएफ आप भेज देंगे? हाँ, मैं आपको नोट्स का पीडीएफ भी भेज दूंगी और क्वेश्चंस का भी अरेंज करके जो जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सिलेक्ट करके उनका एक लिस्ट बना के वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू। ओके मैम। ओके, तो देखिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी और थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी है। तो इसका जो बाकी एक दो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम अभी नहीं करते हैं। बस एक ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या डाउट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसमें से वैसे भी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, मैं तो एक भी नहीं देखी हूँ, बट फिर भी क्योंकि सिलेबस में लिखा है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पर थ्योरी बहुत हो गया। क्या रिलेटेड हो गया? इस साल डिलीटेड हो गया था 12 कोर्स से। नहीं समझ पाई, क्या रिलेटेड हो गया? मैम मैम ये ये जो 12th बोर्ड में कंसेप्ट है जो डिलीट हो गया 12th बोर्ड था। में डिलीटेड हो गया था। अच्छा 12th बोर्ड में डिलीटेड हो गया था। हाँ, क्योंकि इसका एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स है ना वो अभी मतलब 12th के बच्चे को नहीं देना चाहिए। वो थोड़ा हायर लेवल पे मिनिमम ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ना चाहिए। 12th के बच्चे थोड़े छोटे हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट के लिए। ये सोच के वो डिलीटेड हो गया होगा और क्या। यहाँ पे भी आपका सिर्फ कंक्लूजन ही दिया है। आपको बस इतना मतलब इतना याद रखना है कि अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को लेके तो हाँ वो प्रेजेंट था, वो किया गया था। और वो एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड गार्मर ने किया था। और एक्चुअली वो जो रिलेशन आता है ना, कहाँ गया, लैम्बडा इक्वल टू एच वाई पी एक रिलेशन आता है ना। यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लेके चले, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ये सब लेके चले, कैलकुलेशंस करके देखे तो लैम्बडा का जो वैल्यू निकल के आना चाहिए वो एक्सपेरिमेंट में भी लैम्बडा का वही वैल्यू निकल के आया था। और एक्सपेरिमेंट का जो थ्योरी था उसको मतलब डिस्क्राइब करने के लिए हमें इंटरफेरेंस का ही मतलब हेल्प लेना पड़ा था। इंटरफेरेंस क्या है? पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? पार्टिकल वेव नेचर है। इंटरफेरेंस वेव नेचर है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को लिए थे। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, मैटर है ना। हाँ, तो इसी एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही ये प्रूव हो गया था कि मतलब पार्टिकल का वेव नेचर होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं कल बस कुछ मिनट्स में ये डिस्कस कर लूंगी। और अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं जो बोल रही हूँ आप अपने कॉपी पे लिखिए। थ्योरी बहुत हो गया, कुछ क्वेश्चंस भी करना चाहिए था। तो Yes, ma'am. हाँ, तो पहले मुझे ये बताइए कि सपोज मैं जो इंटेंसिटी है रेडिएशन का इसको मैं दुगना कर दी हूँ। क्या की हूँ? दुगना कर दी हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी पे इसका क्या इफेक्ट आएगा? मैम इंक्रीज होगा। नो इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट नहीं होगा। नॉल पे इफेक्टेड। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। आपको दिया गया है एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका वैल्यू है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, इतना मतलब दिया गया है आपको एनर्जी का वैल्यू। तो आप निकालिए इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा। ये जो एनर्जी है इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है इसका क्या वैल्यू होगा? जल्दी से निकाल के बताइए, बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है बताइए? इक्वल टू एच न्यू। इक्वल टू एच इक्वल टू हम लोग जो एनर्जी का
कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? मैं सुन नहीं पाई। E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, सब आराम से कर सकते हैं। मुझे बस आंसर का ऑर्डर बता दीजिए कि 10 टू द पावर क्या आया। 24. 10 to the power 24। वेरी गुड, आ गया सबका आंसर। तो इसका आंसर होगा, आप देख लेना, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 24 और 5 इंटू 10 टू द पावर 23, ऐसा कुछ आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको मोमेंटम निकालना है। न्यूमेरिकल जो आएगा ऐसे ईटीटी आएगा या फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल का हाँ, नहीं, इसका जो न्यूमेरिकल आएगा, आपको मैं आज जितना कंसेप्ट पढ़ाई हूँ उसमें से आ जाएगा। आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक में तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं ना, तो इसलिए हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। वही मैं आपको बता रही थी कि क्वेश्चंस का जो लेवल है इस एग्जाम के लिए उतना, मतलब इस चैप्टर को लेके एटलीस्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वही डिपेंडेंस को लेके जो आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा ना, आप उससे प्रैक्टिस करना, आप देखना कि कुछ कुछ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्या बोलते हैं, वैसे अभी करेंगे ना हम क्वेश्चन, आप देखोगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब थोड़े ज्यादा लेवल के होंगे। पहले तो इजी क्वेश्चंस करना चाहिए ना, इसीलिए मैं थोड़े इजी दे रही थी। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो देखते हैं अभी बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या निकालना है, एक सेकंड, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हाँ, तो लिखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आपको दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Calculate the kinetic energy of fastest and slowest photoelectrons. Fastest and slowest photoelectrons. ठीक है, बताइए क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे निकालना है? H nu equals H nu naught minus half mv square. H nu equal to H nu naught minus half mv square. Sure? प्लस हाफ मैम। प्लस हाफ mv square। प्लस होता है ना। अभी बताइए क्या करना है नेक्स्ट। H nu naught दिया है वर्क फंक्शन हाँ, वो दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यू दिया हुआ है क्या हो रहा है? हाँ, बताइए। और मैम H न्यू सी दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन, तो सी एक्चुअली मैम यहाँ पे मास क्या क्या मास? मास में यहाँ एल्यूमिनियम का आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, थोड़ा बोलिए। मैम H न्यू होगा क्या? H इंटू सी, सी इज द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एच न्यू क्या बोल रहे हो? एच न्यू सी होगा, एक और बार बोलो। मैम H इंटू सी होगा क्या वो H न्यू? एच इंटू सी, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिए। यस मैम। हाँ, ओके ओके, मैं अभी क्वेश्चंस रिपीट करती हूँ। देखिए, वो आपको दिया है कि वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, वो दिया गया है आपको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आपको कैलकुलेट क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है ऑफ फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आपको कैलकुलेट करना है, बस यही क्वेश्चन है। मेरे को एनर्जी चाहिए पहले। क्या चाहिए? एनर्जी एनर्जी चाहिए। चाहिए। एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आपको निकालना होगा। एनर्जी कैसे निकलेगा? E इक्वल्स टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू। मल्टीप्लाई क्या? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है कि क्वेश्चन इनसफिशिएंट है, क्वेश्चन में डाटा जितना है। मैम डाटा Yes, नहीं ma'am. है, एक मिनट Frequency वेटिंग है। will given होनी तो आप लोग बोल क्यों नहीं Mission रहे हो? सोच completed रहे हो कि नहीं। कैसे बता सकते हैं? क्वेश्चन इनसफिशिएंट है, इसमें डाटा इनसफिशिएंट है, कोई बता ही नहीं रहा मैं है, कोई पहले भी ये से मार्क नहीं कर सोच रहा पाया। था। हाँ सोच रहे थे, बोले नहीं। लिखिए, नेक्स्ट डाटा लिखिए। मैं वही देख रही थी कि आप लोग मतलब देखिए, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच लेते हैं पर वो उतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली होता नहीं है। प्रॉब्लम है हम बस अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्लियरली पढ़े हैं, तो हमें आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो डाटा इनसफिशिएंट हो सकता है ना। यस Yes, ma'am. हाँ, तो लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड आप लिखे थे क्या? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, comma Yes, ma'am. the stopping potential, comma the stopping potential and cutoff wavelength when light of wavelength 2000 Armstrong, when light of wavelength 2000 Armstrong falls on its surface, falls on its surface। तो यहाँ पे आपका डाटा क्या चाहिए था? आपको एनर्जी चाहिए था, है ना। एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला था E इक्वल टू एच न्यू और इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। कैलकुलेटिव है, क्या? थोड़ा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना होगा इसमें ना। Yes, हाँ कोई बात नहीं, कर लीजिए, उतना मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं है। मैं थोड़ा टाइम, थोड़ा 1-2 मिनट। थोड़ा टाइम टेकिंग है ना। हाँ आराम से लीजिए, टाइम लीजिए। आप सोच लीजिए अप्रोच कैसे करना है, फिर मैं पूछूंगी, मुझे आप बताना कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ। 1 मिनट देती हूँ, आप वो सोच लीजिए। मैम स्लोएस्ट की एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और फास्टेस्ट की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फास्टेस्ट की, वेरी गुड, फास्टेस्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्लोएस्ट की होगी 0। 0 स्लोएस्ट की होगी 0, है ना। वेरी गुड। तो दो और डाटा आपसे मांग रहा है। क्या क्या मांगा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वेवलेंथ। वो निकाल सकते हो आप? यस मैम। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कौन बोल सकता है, क्या होगा उसका आंसर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आया है? -2 कोई भी, होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल -2 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमको मतलब, हाँ बोलिए। -2 वोल्ट होगा। हाँ देखिए, शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें और क्या डाटा प्रोवाइड किया गया है? वेवलेंथ दिया गया है कि 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। ये आंसर जो बोले वो आप बताइए कि आपका नाम क्या है?
अच्छा आप बताइए कि मतलब आप कैसे अप्रोच किए, स्टार्टिंग में आप क्या किए शुरू से? मैम पहले HC की तो वैल्यू होती E है इक्वल्स टू 12400 एच न्यू। अगर HC की वैल्यू होती है 12400। 12400। ओके। मैम ये डायरेक्ट वैल्यू है, इसे मैम हाँ इससे डायरेक्ट वैल्यू है। कैलकुलेशन कम हो जाता है तो जल्दी। हाँ कैलकुलेशन को बताइए, ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, HC का वैल्यू यही होता है और इससे कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अगर आप रख सकते हो इसको याद तो रख लीजिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो आराम से H का वैल्यू भी पता है, C का वैल्यू भी पता है, पुट करके निकाल सकते हो। H न्यू इक्वल टू हमारा एनर्जी है, H न्यू इक्वल टू HC बाय लैम्डा, दैट विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, 10 टू द पावर -10। -10। तो ये कैलकुलेशन करने से आपको क्या मिला, H न्यू इक्वल टू क्या मैम मिला अगर आपको? मैम अगर हाँ बोलिए। 12400 यूज कर रहे हैं HC की वैल्यू तो 10 हाँ 10 दी पावर -10 रखने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। ये अगर हम यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम यूज कर रहे हैं हमें 10 टू द पावर -10 रखने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए ये मतलब ट्रिक है। अगर आप नहीं रिड्यूस कर सकते तो डिटेल में जा सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे कि वो बोल रहे थे शुरू से टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। 10 टू द पावर -34 लेना होगा, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लेना होगा, फिर आपको लेना होगा 2000 इंटू 10 टू द पावर -10। हाँ फिर उसके बाद आपका आंसर निकल के आएगा क्या, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यहाँ से भी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो या यहाँ से भी निकाल सकते हो। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका अगर आ गया तो तो उससे एनर्जी फिर आपको मिल गया है। 1.6 डिवाइड करना होगा, 1.6 यस डिवाइड करने से इजी आएगा। हाँ 1.6 डिवाइड करना तो होगा ही। जूल, जूल अगर है, जूल में जूल आएगा ना। 1 जूल, यस यस वेरी गुड। 1 जूल अगर है उसको हम अगर मतलब कन्वर्ट करना होगा तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ये हमें करना होगा मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना होगा, एच न्यू -H न्यू 0। H न्यू क्या निकला, 6.2 H इलेक्ट्रॉन न्यू 0 वोल्ट। क्या गिवन है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आंसर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो अभी बताइए। बस कैलकुलेशन को आपको डिटेल में समझना है, बट क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? ओके तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल गया। जो हम उस कंसेप्ट में पढ़े थे, हमें यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या है। हम पढ़े थे कि जितने काइनेटिक एनर्जी में वो जा रहा होगा, उसके पास जितना एनर्जी होगा, हमें उतना ही उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल अप्लाई करना होगा। हम उसको स्टॉप करने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं, पोटेंशियल का ना, वेराइंग पोटेंशियल का, पोटेंशियल ही चेंज, वेरी गुड, हम पोटेंशियल ही चेंज कर रहे हैं। तो पोटेंशियल चेंज करके हमें काइनेटिक एनर्जी को वो करना है, मतलब कंट्रोल करना है। तो अगर हमें इसको मतलब रोकना होगा तो इस हिसाब से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना देना होगा वही पूछ रहा है। तो उसका आंसर सेम ही होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो नेगेटिव में होगा, तो हम आपको अगर ऑप्शन में 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो वही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या निकालना था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, हमने तो ये नहीं सुना। मैम आई हाँ थिंक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब सच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना मिनिमम शॉर्ट फ्रीक्वेंसी मिनिमम। वेरी गुड। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वही मतलब है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नाम से पता चल रहा है ना, कट ऑफ मतलब उससे कम में काम नहीं बनेगा, उससे ज्यादा ही लेना होगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फॉर्मूला तो डायरेक्टली पता ही है हमको, न्यू 0 इक्वल टू W0 बाय H कर देना है। बस W0 का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, निकल जाएगा। किसी ने आंसर निकाला है, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 3000 एंगस्ट्रॉम। आप क्या निकाले हो, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? मैम वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ का वैल्यू आपका एकदम सही है, वेवलेंथ का वैल्यू
कैसे निकालोगे? वो सी बाय न्यू जीरो करके निकाल सकते हो। तो न्यू जीरो आपका क्या निकला ये बताइए। हेलो। यस, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, न्यू जीरो का वैल्यू किसका निकला है? बस आपको वर्क फंक्शन दिया गया है, डिवाइडेड बाय एच ही करना है। इसका आंसर देखना क्या आ रहा है। 1 इंटू 10⁻15 आएगा शायद। ठीक है, देख लेना आप, इसका यही आंसर आएगा। तो हम बेसिक तो समझ गए हैं। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में अभी ये बहुत मुश्किल सा था, बट आप इसको भी समझ गए, आप ट्राई करके अटेम्प्ट कर भी लिए, आंसर आपका सही से आ भी गया। तो बाकी जो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा आज, वो आप अच्छे से आज ट्राई कर लेना थोड़ा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। और कुछ पूछना है आपको? मैम आज आप ये सब सेंड करेंगे ना? क्या? मैम आज क्वेश्चन का पीडीएफ और नोट का पीडीएफ सेंड कर दिए ना? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आज रात ही आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का पीडीएफ, और नोट्स का तो अभी मिल जाएगा। ठीक है। ओके मैम। ओके Thank ओके, you, ma'am. जो भी मुझे लग रहा है कि बचा कुचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू देन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू मैम। बार बार वो मैम यस बोलिए। मैम वो बोल रहा था कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ हाँ, अब आज ही आपको मिल जाएगा। वही मैं बोल रही थी कि इस मतलब जो टॉपिक हम पढ़े हैं इस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको आज ही मिल जाएगा। थैंक यू मैम। ओके Thank you, ma'am. ओके ओके, थैंक यू।